वीडियो की स्टार्टिंग में जो चीज बताना इंपॉर्टेंट है, आई नो चैनल के ऊपर बहुत लेट वीडियो अपलोड हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है मेरे लिए भी और इस चैनल के ऑडियंस के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस चीज को लेकर नाराज भी होंगे, तो इसीलिए मुझे अगर किसी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए तो वो है रेगुलर बेसिस वीडियो अपलोड करने के ऊपर। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, एक YouTube चैनल को ग्रो करने के पीछे ऑडियंस का सपोर्ट होना कितना जरूरी है, और मेरा ये विश्वास है ये काम आप लोग बहुत ही बेखूबी तरीके से करेंगे, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को एंड तक देखकर। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज की इस मिस्टीरियस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए स्टोरी को एंजॉय करते हैं। आज का कहानी है सुरेश नाम के एक 15 साल लड़के की, जो कि अपने फादर के साथ कनाडा के टोफिनो नाम के एक छोटे से शहर में रहती है। कहानी में और थोड़ा पीछे जाए तो हमें पता चलता है सुरेश का जन्म राजस्थान के कोटे में हुआ था। उसके जन्म के टाइम उसका पूरा फैमिली राजस्थान में ही रहते थे। फैमिली के अंदर उसके अलावा मम्मी पापा और उसके बड़ा भाई था। एक दिन क्या हुआ कि सभी लोग मिलकर किसी फंक्शन में गए हुए थे। फंक्शन अटेंड करने के बाद खाना वाना खा के वो लोग अपने कार से घर लौट रहे थे। वो लोग अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके थे, तभी अचानक एक ट्रक उसके कार के सामने आ जाते हैं। इस भयानक हादसे के बाद सुरेश और उसके फैमिली मेंबर्स को जब तक हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तब तक उसके मम्मी और उसके बड़ा भाई अपने जीवन का आखिरी दम तोड़ चुके होते हैं। इस हादसे में सुरेश और उनके पापा को भी बॉडी में गहरा चोट आया था, लेकिन दोनों ही एट द एंड अपने जान से बच जाते हैं। इस घटना के बाद सुरेश के पापा बहुत ही टूट जाते हैं और वो बार बार खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद उस दिन वो लोग फंक्शन में ना गए होते तो ये हादसा नहीं होता। इसके अलावा उन्हें अपने घर में रहने में भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब भी वो घर के कोई भी चीजों को देखता था उसे बीते हुए दिनों की याद सताने लग जाता। उन्होंने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच के वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। सुरेश भी अपने बड़े भाई और मम्मी के लिए रोज अपने पापा को पकड़ के रोया करता था। किसी भी काम में उसका भी मन नहीं लगता था। ऐसे चलते हुए कुछ महीना बीतता है। उन्हें रियलाइज होता है यहाँ पर रहकर वो लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस घर के पुरानी यादें उन्हें जैसे बंद करके रखा हुआ है। इसके अलावा उस टाइम उनके पास और एक अपॉर्चुनिटी आता हुआ भी दिखता है। सुरेश के फादर जहाँ पे जॉब करते थे, उस कंपनी का मेन ऑफिस जो कि कनाडा में था, मैनेजर की तरफ से उस कंपनी में उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा था। ये सब कुछ मिला के फाइनली सुरेश के फादर डिसाइड करते हैं वो लोग परमानेंटली कनाडा चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो लोग नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। कुछ इस हालात में सुरेश के फैमिली कनाडा चले आते हैं, एक नई जिंदगी के सपने देखते हुए। कनाडा आने के बाद सुरेश के फादर का जॉब टोफिनो नाम के एक छोटे से शहर में लगता है। ये शहर अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज रात भर सुनी जा सकती है। यहाँ के घने जंगल इतना करीब है कि लगता है प्रकृति ने पूरे शहर को निगलने की कोशिश की हो। सुरेश और उनके पिता जब यहाँ आते हैं तब टोफिनो में विंटर के सीजन चल रहा था, जिसके कारण अंधेरा जल्दी हो रहा था, लगभग 4 बजे के करीब। शुरुआती दिनों में सुरेश और उसके पिता ऑफिस के एक फ्रेंड के घर में रहने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग यहाँ पर कम्प्लीटली नए थे और उन्हें लोकेलिटी से परिचित होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। सुरेश को ये जगह बहुत ही पसंद था। जब भी उसके फादर ऑफिस से घर लौटते थे, सुरेश उनके फादर के साथ बाहर घूमने जाते थे। ऐसे करके करीब 2 हफ्ता बीतता है और फाइनली उन लोगों को एक घर मिलता है। ये घर मेन टाउन से थोड़ा दूर था, ना बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस में, ना बिल्कुल भीड़ भाड़ में। इस प्रॉपर्टी का खोज उनके ऑफिस के एक स्टाफ ने ही उन्हें दिया था, जिनका नाम था रॉबिन। रॉबिन ने उन्हें बताया ये प्रॉपर्टी उनके कजन का था। उसने प्रॉपर्टी का फोटोज और वीडियोज उन्हें दिखाते हैं। उसने बताया हालांकि प्रॉपर्टी थोड़ा जंगल के साइड का है, लेकिन अभी टाउन एक्सपेंशन का भी प्लान आ रहा है, इसीलिए टाउन के जंगल के साइड बहुत ही जल्द डेवलप होने वाला है और तब प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो जाएगा। इसके साथ साथ उसने थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्हें ये भी कहते हैं एक और आदमी इस प्रॉपर्टी को लेकर इंटरेस्टेड है, अगर आप डिसीजंस डिले करेंगे तो मौका शायद चले जाएगा। सुरेश के फादर और उनका फ्रेंड जिसका नाम रिहान था, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कल ही उस प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे और अगर प्रॉपर्टी उन्हें पसंद आता है तो वो कल ही डील फाइनल कर लेंगे। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के समय पर तीनों ही दोस्त ऑफिस से लीव लेकर उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर तीनों ही दोस्त यानी सुरेश के फादर, रिहान और रॉबिन
बाहर का मौसम हल्का सा ठंडा था, लेकिन तेज धूप निकला हुआ था। प्रॉपर्टी जंगल के किनारे होने के कारण मार्केट के एरिया खत्म होने के बाद धीरे धीरे आसपास के घर कम होता गया। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहा था, और जैसे जैसे करके वो लोग प्रॉपर्टी के नजदीक पहुंच रहे थे, ये रास्ता और भी पतला होता जा रहा था। रिहान ने कैजुअली बोला, हाँ लोकेशन टाउन से थोड़ा दूर है, लेकिन आसपास के एरिया बहुत ही शांत है, तुम लोग यहाँ बहुत ही सुकून से रह पाओगे। सुरेश के फादर ने बोला, उन्हें ऐसी जगह पर रहना सबसे ज्यादा पसंद है, शहर से थोड़ा दूर लेकिन जंगल के बिल्कुल अंदर भी नहीं। कुछ मिनट्स बीतने के बाद फाइनली वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कार से उतर के वो लोग पहुंचते हैं प्रॉपर्टी के पास। यहाँ 4-5 घर और भी है जहाँ पर फैमिली रहा करती है। घर को बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। प्रॉपर्टी ना ज्यादा नया था और ना ही ज्यादा पुराना था। खिड़कियों के ग्लासेस साफ था। सामने छोटा सा यार्ड था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करते ही रिहान एक चीज नोटिस करता है, ये जगह जंगल एरिया के एकदम पास में ही है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें एक भी चिड़िया का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। उन्हें ठंडी महसूस हो रही है, लेकिन पेड़ों के एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। वो ये बात सुरेश के फादर को भी बताते हैं। सुरेश के फादर कहते हैं, यार तू ज्यादा ही सोचता है, जंगल के एरिया ऐसे ही शांत होता है। वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं। रॉबिन दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा जैसे ही ओपन किया जाता है, अंदर से एक अजीब सा स्मेल बाहर निकल आता है। ऐसा स्मेल यूजुअली बहुत दिनों तक पड़े हुए बंद कमरे से निकलता है। अंदर एंटर करते ही उन्हें दिखता है कि लिविंग रूम बहुत ही सिंपल सा बना हुआ है। वुडन फ्लोर, एक साइड फायरप्लेस, 2 बड़ी खिड़कियां जहां से जंगल का नजारा बहुत ही मस्त दिख रहा था। तेज धूप होने के कारण सूरज की किरणें खिड़की से होकर फ्लोर पे पड़ रहा था। रिहान ने फ्लोर को पैर से अच्छे से दबाकर चेक किया। उन्हें सॉलिड लगा। नीचे से हॉलो साउंड नहीं आ रहा था। सुरेश के फादर और रिहान, इन दोनों में रिहान थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। दीवार पर हाथ रखा दीवार के नमी चेक करने के लिए। सीलिंग को अच्छे से देखा, कोई पानी का दाग तो नहीं है। बहुत देर तक प्रॉपर्टी को अच्छे से देखने के बाद रिहान ने बताया, यार मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तेरा क्या ख्याल है? रॉबिन यानी जिसके कजन का ये प्रॉपर्टी था, उसने बताया, बस एक बार फ्लोरिंग रिप्लेस किया गया था। बेडरूम में माइनर वाटर डैमेज हल्का सा आपको दिख सकता है। सुरेश के फादर ने पूछा, लीकेज का इशू तो नहीं है? ओनर ने सीधा जवाब दिया, नहीं, अब सब रिपेयर हो चुका है। बात करते हुए वो लोग बेडरूम की तरफ जाते हैं। विंडो से सीधा जंगल दिख रहा था। व्यू सुंदर था। यही पॉइंट सुरेश के फादर को सबसे ज्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा, सुबह चाय यहाँ बैठ के पियो तो मजा आ जाएगा। फ्लोर का एक हिस्सा नया लग रहा था, वहां के कलर हल्का सा अलग लग रहा था। रॉबिन ने बोला, यार बस पुराना वुडन खराब हो गया था, इसीलिए उस हिस्से को रिप्लेस कर दिया गया। रॉबिन का टोन बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन उसने डिटेल में नहीं बताया कि एक्चुअली में खराब होने का रीजन क्या था। ऊपर के रूम देखकर जब वो लोग नीचे आ रहे थे, उन्हें सीढ़ियों के पास एक पुराने मिरर लगा हुआ दिखता है। जब सुरेश के फादर ने उसमें देखा कि पीछे का रूम के कॉर्नर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उन्होंने पलट कर देखा। रूम के कॉर्नर पूरा क्लीन था और बिल्कुल नॉर्मल था। उन्हें लगा शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि सुबह का टाइम था, ऊपर से हट्टा कट्टा 3 लोग, सो यहाँ पर डरने का कोई रीजन नहीं था। दोपहर के करीब 3 बज रहा था। सुरेश के फादर और उनके दोस्त रिहान पूरा घर देख चुके थे और बाहर धूप भी थोड़ा डल होने लगा था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सर्दियों के समय में टोफिनो में बहुत ही जल्दी शाम होने लगता है, करीब 4 बजे के करीब। प्रॉपर्टी का ओनर यानी रॉबिन का कजन, जिनका नाम हार्बिन था, वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा बात होता है। जैसे नॉर्मली एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो अपने प्रॉपर्टी के बारे में खुलकर बात करते हैं, प्रॉपर्टी की खासियत बताते हैं, लेकिन हार्बिन ऐसा नहीं कर रहे थे। रॉबिन ने बताया वो बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन जरूरत आने पर वो बिना डरे सीधा जवाब देता है। ज्यादा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते हैं। उनके ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं। अभी तक जो हंसी मजाक चल रहा था, वो माहौल पूरा चेंज हो जाता है। सुरेश के फादर ने पूछा, प्राइस इतना कम क्यों है? उसने बताया, सर हॉनेस्टली बोलूं तो मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। मैं अगले महीने बैंकॉक शिफ्ट हो रहा हूँ। प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहे उससे बेहतर है कि सेल कर दूं। रिहान ने पूछा, प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल इशू तो नहीं है? हार्बिन ने तुरंत फाइल निकाली, जहां पर प्रॉपर्टी का टैक्स क्लियरेंस, इंश्योरेंस पेपर सब कुछ रखा हुआ था। पेपर बिल्कुल क्लीन था। डील ऑलमोस्ट पक्की थी, लेकिन सुरेश के फादर ने बोला, एक बार ऊपर का बेडरूम फिर से देख लेते। चारों मिलकर ऊपर गए।
रूम में धूप आ रही थी, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन जब हार्बिन विंडो के पास जाकर देखा, एक सेकंड के लिए उसकी नजर सीधा जंगल की तरफ चली गई। सभी ने नोटिस किया उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। सुरेश के फादर ने पूछा, क्या हुआ? हार्बिन तुरंत नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं, बस वेदर देख रहा था। उस वक्त जंगल बिल्कुल शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। नीचे आकर फाइनल बात होती है, सर अगर आज आप टोकन दे देते हैं तो मैं लिस्टिंग हटा देता हूँ। रिहान ने धीरे से सुरेश के फादर को साइड में ले जाकर कहा, प्राइस ठीक है, स्ट्रक्चर सही है, रिस्क मैनेजेबल है, अगर लेना है तो आज ही ले लो। सुरेश के फादर कुछ सेकंड सोचते रहे। उन्होंने घर की तरफ देखा, धूप चमक रही थी, सब नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाया, ठीक है, बात पक्की। हार्बिन ने हाथ मिलाया। सुरेश के फादर ने महसूस किया उसका हाथ बहुत ही ठंडा था और अजीब सा कांप रहा था। हार्बिन ने बताया, तो कब आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो? सुरेश के फादर ने बताया, 3 दिन के अंदर ही हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। खैर डील पक्का करके जब वो लोग बाहर निकल रहे थे, अचानक से ठंडे हवा के झोंके जंगल से उनके तरफ आया। उन्हें ऐसा लगा तेज हवा के कारण उनके पीछे एक विंड चिम बाज उठा, एकदम हल्का सा। लेकिन अजीब बात यह था, वहां कोई विंड चिम था ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर यार्ड की तरफ देखा, कुछ नहीं। रिहान ने ये बात हंसकर उड़ा दिया। उन्होंने एक वर्ड बोला, इमेजिनेशन। सुरेश के फादर ने भी इग्नोर कर दिया। डील फाइनल होने के बाद जब सुरेश और उनके फादर उस घर में शिफ्ट हुए, तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दिन के टाइम घर खुला खुला लगता था। सामने छोटा सा आंगन, उसके आगे कच्ची सड़क और सड़क के पार घने जंगल, बस इतना ही। सुरेश का फादर रोज सुबह ऑफिस चले जाते थे। घर में ज्यादा टाइम सुरेश अकेला रहता था। शुरू में उसे बस अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी पढ़ते वक्त लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटकर वो जब देखता, उसे खाली कमरा दिखता। कभी रसोई घर में बर्तन हल्की सी आवाज करता, जबकि हवा भी नहीं चल रहा होता। कभी सीढ़ियों से धीमी चाल की आवाज आती, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। सबसे अजीब बात, ड्राइंग रूम के कोने में लगा पुराना शीशा, कभी कभी उसमें उसे लगता जैसे पीछे कोई लंबा साया खड़ा हो। जैसे ही वो पलटे, उसे कुछ भी नहीं दिखता था। वो ये बात अपने फादर को बताते हैं। फादर हमेशा हंसते हुए बोलते, अकेला रहता है इसीलिए दिमाग ज्यादा सोचता है, इग्नोर करो। सुरेश के पास भी कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो चुप रहता था। उसके पास सिर्फ एहसास था। बगल वाले घर में सैमुअल नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बारटेंडर था। वो रोज रात के 1 बजे के करीब काम से लौटता था। रोज की तरह सैमुअल एक रात जब घर लौट रहे थे, उसके नजर सुरेश के घर पे पड़ा। उसका हाथ ब्रेक पर जम गया। घर के सामने आंगन के बिल्कुल बीच एक औरत खड़ी थी। लेकिन वो खड़ी हुई थी, ये कहना गलत होगा, बल्कि ये कहना सही होगा, वो सीधी नहीं थी। उसका शरीर बहुत ही लंबा था, कम से कम 7 फुट। कंधे बहुत ही चौड़े, हाथ इतने लंबे कि उंगलियां घुटनों के नीचे लटक रही थी। बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाल हिल नहीं रहे थे। सबसे डराने वाली बात यह था, उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे हड्डी टूट कर लटक रही हो। सैमुअल ने सोचा शायद अंधेरे का धोखा होगा। उसने अपने दोनों ही आंखें रब किया, लेकिन वो चीज अभी भी वही थी। सैमुअल ने सोचा पहली रात उसने शायद कुछ गलत देखा, उसकी आंखों के कोई धोखा होगा। लेकिन अगले दिन फिर वही टाइम, फिर वही जगह। इस बार वो औरत घर के बिल्कुल करीब थी। वो दीवार के पास झुकी हुई थी। उसका चेहरा दीवार से लगा हुआ था और वो अपने कान दीवार पर रखकर कुछ सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर की सांसें गिन रही हो। फिर अचानक उसने अपनी चारों हाथ पैर नीचे की ओर करके झुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर अजीब तरह से निकल आई। वो बहुत ही तेज रफ्तार से आंगन के चक्कर लगाने लगी। उसकी गर्दन कभी एक तरफ लटकी, कभी दूसरी तरफ। कभी कभी वो रुक रही थी और जमीन को सूंघ रही थी। देखकर लग रहा था वो जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीसरी रात, और उसी रात सैमुअल ने सबसे खौफनाक मंजर देखा। तीसरी रात उसने जानबूझकर अपनी बाइक थोड़ा दूर रखी। वो देखना चाहता था कि घर के बाहर रोज रोज ये हो क्या रहा है। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। जंगल से हल्की सी छक छक आवाज आ रही थी और फिर जंगल के अंधेरे से वो औरत जैसे दिखने वाला अजीब सी चीज निकल के आती है। इस बार उसका चाल और भी अजीब था। हर कदम पर उसका शरीर थोड़ा झटका खा रहा था, जैसे जॉइंट्स अपनी जगह से हिल रहा हो। वो घर के सामने आकर रुक गई, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे ऊपर उठाए। इस बार बाल हल्का सा साइड हुआ। सैमुअल को एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा। आंखें पूरी सफेद, चेहरा ब्लड से भरा हुआ था।
उसके मुंह से हल्की सी सिट्टी जैसे आवाज निकल रही थी। फिर उसने अपने लंबे हाथ से खुद की गर्दन पकड़ी और उसे झटके से सीधा कर दिया। आवाज आई जैसे हड्डी टूटकर जोड़ दी गई हो। सैमुअल का शरीर पूरा सुन्न भर गया। उसने देखा वो औरत धीरे धीरे आंगन में चलकर दरवाजे के बिल्कुल पास आई और अपने सिर को दरवाजे से लगा दिया। फिर धीरे से बोली, खोलो। आवाज इंसानी नहीं थी। ये सब देखकर सैमुअल का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बिना पीछे देखे सीधा घर के अंदर भाग गया। उस रात उसने नींद की गोली ली, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो मंजर बार बार आता रहा। लगातार 7 दिन तक सैमुअल ने वो चीज देखी। रोज 1 बजे, रोज वही हरकतें। कभी वो दीवार पे नाखून घिसती, कभी जमीन पर सीधा लेटकर घर की तरफ देखती रहती, कभी आंगन में अपनी गर्दन घुमाकर अजीब हंसी की आवाज निकालती। और सबसे डराने वाली बात, वो कभी भी सुरेश के घर की तरफ पीठ करके नहीं जाती थी। हमेशा उल्टा चलकर जंगल में वापस जाती, आंखें घर पर टिकाए हुए, जैसे अंदर किसी की इंतजार कर रही हो। ऐसे करके 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन सच सामने आता है। उनके पड़ोसी सैमुअल सुरेश के घर आके आखिर सुरेश के फादर से पूछ ही लेते हैं, तुम लोग को डर नहीं लगता? सुरेश के फादर बोलते हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? सैमुअल ने धीरे से कहा, रोज रात 1 बजे तुम्हारे घर के बाहर एक औरत घूमती है। बहुत अजीब, तुम लोगों को डर नहीं लगता? ये बात सुनते ही रूम में सन्नाटा छा गया। सुरेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए आवाज से कहा, पापा, मैंने भी कुछ महसूस किया है। इस बार सुरेश के पापा चुप हो गए। ये सब बातचीत करके सैमुअल कुछ देर बैठ के वहां से चले गए। घर में बैठे सुरेश और उसके पापा इस बारे में बातचीत करने लगे। सुरेश के पापा फिर भी मानने को राजी नहीं थे, लेकिन सुरेश के जोर जबरदस्ती करने पर उसके पापा मान गए और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आज रात हम नहीं सोएंगे और देखेंगे कि सैमुअल ने जो कहा वो सच है या नहीं। अभी रात का इंतजार था। कुछ ही देर में टोपिनो टाउन को अंधेरे में छोड़कर सूरज डूब गया। 9 बजे के करीब सुरेश और उसके पापा खाना खाकर इंतजार करने लगे। लाइट्स बंद, दरवाजा अंदर से लॉक, दोनों ही चुप। घड़ी की टिक टिक आवाज जैसे दोनों से हर बार एक ही सवाल पूछ रहा हो, आखिर वो कौन होगा? और अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश किया तो तुम लोग क्या करोगे? घड़ी में 1:02 हुआ। जंगल से सूखी लकड़ी टूटने की आवाज आई और फिर वो चीज नजर आई, लंबी, कम से कम 7 फुट। हाथ उसके जमीन को छू रहे थे। बालों के पीछे से सफेद चमकती आंखें वो घर के सामने खड़ी होकर सीधा घर की तरफ देख रही थी। फिर धीरे से उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, इतना कि देखकर लग रहा था गर्दन टूट जाएगी। ये सब सच में देखकर सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक वो नीचे झुकी और चारों हाथ पैर दीवार तक आ गए। वो अपनी नाखून दीवार पर घिस रही थी। फिर उसने अपनी चेहरा खिड़की की तरफ उठाई। इस बार चेहरा साफ देखा, आंखें पूरी सफेद, होठ फटे हुए। सुरेश के फादर के शरीर कांपने लगा। उन्होंने तुरंत सैमुअल को फोन किया। सैमुअल भाग कर आया। जैसे ही वो घर में घुसा, वो औरत धीरे धीरे पीछे हटी और जंगल में गायब हो गई। उस रात तीनों ने लाइट्स ऑन करके ही रात बिताई। सुबह होते ही सुरेश के फादर ने लैंड ओनर को कॉल किया। उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ऐसे बात है जो आपने हमें नहीं बताया हो? सच सच बताना। ओनर पहले तो उनसे इधर उधर की बात करने लगे, लेकिन थोड़ा जोर देने पर उसने बताया ये घर मीरा नाम की एक औरत की थी। मीरा अकेला ही रहती थी। लोग कहते थे उसका दिमाग ठीक नहीं था। वो रात में अकेला ही जंगल में चली जाती थी। वो जानवरों से बात करती थी। फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसका शरीर उसी आंगन में मिला। गर्दन टेढ़ी, आंखें खुली, शरीर पर गहरी खरोंचे। तब से लोग कहते हैं रात के 1 बजे कोई उस घर के बाहर दिखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओनर को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हुआ है। इसलिए ओनर ने सुरेश के फादर को नई प्रॉपर्टी दिलाई। और नया जो प्रॉपर्टी था वो इस घर के बाजू में 2-3 घर बाद में ही था। सुरेश और सुरेश के फादर उस घर में शिफ्ट हो गए। नया घर ठीक था, लेकिन इस घर के ऊपरी फ्लोर के विंडो से पुरानी प्रॉपर्टी दिखता था। सुरेश और उनके फादर ने क्या किया, उन्होंने रात के 1 बजे के करीब पुराने घर की तरफ देखा, ये सोचकर कि उन्हें वहां से कुछ दिखता है कि नहीं। और इस बार भी वो सब चीजें उनके आंखों के सामने होता हुआ दिखता है। जंगल से वो औरत फिर से निकली। इस बार वो बाहर नहीं रुकी, सीधा पुराने घर के दरवाजे तक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद
ऊपर की खिड़की में हल्की रोशनी जली, जैसे कोई अंदर चल रहे हो। ये सब चीजें देखकर सुरेश और उनके फादर ये सोचते रह गए वो लोग किस तरीके से उस घर के अंदर 1 महीना गुजार लिया उस भयानक दानव जैसे दिखने वाले औरत के साथ। तब समझ आया वो घर कभी खाली था ही नहीं। उम्मीद करते हैं आज का स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं मिस्टीरियस और भी पैरानॉइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए स्टोरीज के साथ।